सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार की गैप अप शुरुआत, वेस्ट एशिया तनाव कम होना और क्रूड में नरमी से मिला बूस्ट। निफ्टी 23,200 के ऊपर, बैंक निफ्टी में भी अच्छा बाउंस बैक, 650 पॉइंट की तेजी के साथ 54,700 के पार। मिड कैप स्मॉल कैप में भी रौनक, डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 7% नीचे। रियल्टी, कैपिटल मार्केट और डिफेंस में सबसे ज्यादा रफ्तार, तीनों इंडस्ट्रीज करीब 1 से 1.5% मजबूत। साथ ही सरकारी बैंक, फाइनेंशियल्स और फार्मा में भी मजबूती कायम, लेकिन आईटी शुरू में आज नरमी कायम। करीब 10% डिस्काउंट पर ओएफएस के बाद करीब 4% फिसला एनएलसी इंडिया। ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार कंपनी में बेच रही है 3% हिस्सेदारी। ऑफर का फ्लोर प्राइस 303 रुपए प्रति शेयर तय। ब्लॉक डील के बाद करीब 3% भागा एमक्यू फार्मा। 36 लाख शेयरों में हुआ सौदा। साथ ही 1,026 करोड़ रुपए की ब्लॉक से अजंता फार्मा में भी जोश कायम। उधर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी के बाद 6% दौड़ा सेरा सैनिटरीवेयर। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को बड़ा झटका। 26 साल में पहली बार टॉप 10 में कोई भारतीय शेयर नहीं। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस भी लिस्ट से हुए बाहर। वेटेज घटकर 6 साल की निचले स्तर पर पहुंचा। एचएसबीसी की खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू करने से दौड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 90 रुपए के दिए टारगेट। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। उधर तमाम ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से इंडिगो ने भरी उड़ान। शेयर पर एचएसबीसी ने सबसे ज्यादा 5545 का दिया टारगेट। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स और मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, 600 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ। वही ब्रेथ अगर आप देख लें वो शानदार बनी हुई है, लेकिन निफ्टी से वो साथ नहीं मिल पा रहा। चौतरफा खरीदारी आपको मार्केट में नजर आएगी। एक आध स्पेस जहां पर थोड़ी सी कमजोरी है, जैसे कि आईटी और मीडिया देख लीजिए फ्लैट, लेकिन आईटी पैक लगभग 1% गिर कर रहा है कामकाज। उसी की वजह से अगर आप देखें तो निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख पा रही है। लेकिन इस शो में होगा क्या, पहले वो बता देती हूँ, फिर वीरेंद्र जी से ओवरऑल व्यू समझ लेंगे। 1 घंटा हो गया है मार्केट को ओपन हुए। तो 10 के दमदार ट्रेड में प्रकाश गाबासर पिछले शो से बने हुए हैं, विकास सालुंखे जी और नीलेश जैन जी भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। कॉर्पोरेट स्कैन में हम दिलीप बिल्डकॉन के रोहन सूर्यवंशी से खास चर्चा करेंगे। मार्केट आउटलुक पर एल्केम कैपिटल के डिप्टी सीईओ आलोक अग्रवाल से बात करेंगे। मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल से भी चर्चा होगी। तो वीरेंद्र जी, बस वही बात है, निफ्टी में तो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी और ब्रेथ अभी तक संभालने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। अभी 1 घंटे का ट्रेड हो गया है, क्या व्यू बन रहा है? देखिए श्रेया, निफ्टी पे जैसे कि हमने बात की थी ना कि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन RS1 एंड बेस1। अभी तक तो वही हो रहा है ना। RS1 हम इसलिए नहीं बाइसेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो बाजार की स्ट्रेंथ है ये बटी हुई है। बैंक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, फाइनेंस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कैपिटल मार्केट थीम स्ट्रेंथ दिखा रही है, बट आईटी बैकफुट पे है, बट मेटल्स बैकफुट पे है। तो यकीन मानिए निफ्टी पर अगर डिप मिले टुवर्ड्स बेस1 यानी 23,067 या फिर 100, 110, 120, तब तो आप कंसिडर कीजिएगा कोई बाय ट्रेड। अदरवाइज वेट फॉर, या फिर जो मैंने बात कही थी 9 बजे के आसपास, दैट डिप टुवर्ड्स 23,150, या फिर आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पार होने दीजिए। आज का हाई क्या है, इंट्राडे हाई क्या जरा देखिएगा, इट्स 259। हमारा RS1 लेके आइए, इट्स 281,331। जब तक ये जोन बाइसेक्ट ना हो तब तक ऊपर का थ्रेशोल्ड काम नहीं करेगा, आप नहीं निकलेंगे इस ट्रैजेक्टरी से बाहर। ये और निफ्टी पे जैसे कि मैंने कहा था, निफ्टी बैंक पे 54,200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बाय ट्रेड बनेगा। टेस्ट होगा RS1 पे, दैट्स 20 डेमा, और 54,500 का कॉलेक्टर जोन, और उसके बाद जो पहला रेजिस्टेंस है दैट इज 54,828। 828 मैंने सुबह लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि 800 पे ही पहला कॉलेक्टर है। रेजिस्टेंस डॉक्टर साहब प्लीज पर यह देखिए, 478 क्या था, 589, उसके बाद 767, और यहीं पे पहला कॉलेक्टर आ रहा है तो वहीं पे अटक रहा है। उस कॉल में 25% OI बिल्डअप हुआ है। अब का थ्रेशोल्ड निफ्टी बैंक का यही रहेगा श्रेया।
54.8 उसके ऊपर निकले तो आपको 250-300 पॉइंट और प्लस करके देगा टुवर्ड्स 50 डे में, अदरवाइज यही कंसोलिडेट करेगा निफ्टी बैंक। बट निफ्टी बैंक स्ट्रांग रहेगा जब तक कि अब 54,400 54,350 20 डे के ऊपर है। श्रेया, राइट, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, जब से 54,300 के ऊपर बना हुआ है तब तक आप स्ट्रेंथ महसूस कर सकते हैं या फिर एक पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब ट्रेड्स लेने की शुरुआत करते हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं मार्केट में और स्ट्रेंथ अच्छी, तो शुरुआत कर लेते हैं। विकास जी और नीलेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। विकास जी, नीलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और सुपर बात आप दोनों को ही। तो शुरुआत कीजिए विकास जी आपसे, 2 ट्रेड्स इस वक्त के क्या होंगे? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखो दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो ग्लैनमार्क फार्मा मुझे स्ट्रांग लग रहा है। लास्ट हालांकि 4-5 दिन में एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था, लेकिन 2160 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट देखने आएगा मिल रहे वो 2290 के आसपास के टारगेट ग्लैनमार्क फार्मा में देखने मिल सकते हैं। एक इंट्राडे में जो फर्स्ट हाफ एन आवर ट्रेड में जो अपवर्ड ब्रेकआउट देखने मिला है इसमें ट्रेंड लाइन का, मुझे लगता है एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनते हुए देखने मिला, तो ग्लैनमार्क फार्मा यहाँ पे बाय करना है। दूसरा बाय कॉल मेरा रहेगा एसआरएफ, जहाँ पे हमने कल के सेशन में देखा था कि अच्छी रिकवरी देखने मिली थी लोअर पैटर्न से, और आज भी वो कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2650 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की पोजीशन बनानी है। 2840 का एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर ऊपर देखने मिल सकता है, तो वहां तक एक मुझे लगता है एक अच्छा आपको देखने मिलेगा। तो एसआरएफ बाय करना है 2840 के टारगेट के लिए और 2650 का स्टॉप लॉस लगा है। ओके एसआरएफ। नीलेश जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग सभी को। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच है। एक खरीदारी वाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले खरीदारी वाले ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो है बैंकिंग स्पेस पर फोकस है। सारी छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक का स्ट्रक्चर काफी बेहतर नजर आ रहा है फिलहाल। तो इस स्पेस में से फेडरल बैंक यहाँ पे लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। हाइट एंड हाइट फॉर्मेशन बन रहा है, एक नया रिकॉर्ड है वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मोमेंटम के चलते फेडरल बैंक हमें यहाँ से 315 और 318 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। 315 318 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए फेडरल बैंक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के लोवेस्ट लगभग 305 रुपए के आसपास। वहीं जो शॉर्ट वाला ट्रेड है वो है आईटी स्पेस में से। आईटी स्पेस में लार्ज कैप आईटी काउंटर्स लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। विप्रो में हमने कल के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखा था, एक मेजर सपोर्ट ब्रीच हुआ है यहाँ पर, तो एक फॉलोअप मूव लोअर साइड में 175 से 172 तक का हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करने की सलाह होगी विप्रो के फीचर्स में और स्टॉप लॉस रखना होगा 185 पर। 185 के स्टॉप लॉस से विप्रो को सेल करने की सलाह होगी। ठीक है, फेडरल बैंक बाय है इनका और विप्रो सेल है, तो 2 काउंटर्स, 2 ट्रेड्स नीलेश जी के भी हो गए। गावर सर, इस वक्त के आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे? अगेन रिफ्यूज इन बैंकिंग क्षेत्र फॉर लॉन्ग। बंधन बैंक ट्रेड करा है 208 पर, स्टॉप लगाएंगे 206 पर, 2 रुपीज। टारगेट होगा 212 बंधन बैंक। शॉर्ट जो मुझे वीक नजर आता है स्टॉक, आई थिंक वो है इन्फोसिस। 1173 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 1184 का, 11 रुपीज। टारगेट इन द डाउन साइड करीब 1155 इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस डे लो, आईटी प्रेशर डालता हुआ निफ्टी पर। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की तरफ फोकस करते हैं, नंबर्स, आउटलुक और बिजनेस एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। एक बार एक कंपनी लेके आई दिलीप बिल्डकॉन, एक प्रोमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके बारे में बातचीत करते हैं। और देखिए पिछले कुछ समय से इनको कुछ ऑर्डर्स भी आवंटित हुए हैं रोज़ बरोज़ पिछले 2 हफ्ते में, और इनकी कौन कॉल भी हुई है उसकी बारीकियों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री रोहन सूर्यवंशी साहब, हेड स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग दिलीप बिल्डकॉन के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रोहन जी, मैं आपकी सबसे पहले जिस कॉन कॉल की एक महत्वपूर्ण बात से चर्चा को शुरू करूंगा, लागत और एग्जीक्यूशन को लेकर चुनौतियां। Cost and execution is a major concern right now. And your order book right now जो इस वक्त है करीब 28,000 करोड़ रुपए की। Considering all this risk, FY27 में आप इसका कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कॉस्ट कंपोनेंट कितना ट्रबल कर रहा है आपको इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपके प्रश्न के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय बाद ऑनलाइन भी आके लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। देखिए FY27 की जो आप चुनौतियां बोल रहे हैं तो एक ग्लोबल चुनौती हैं कि ओवरऑल
इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी से हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, कॉस्ट पे सब जगह ही प्रेशर है। तो पर अगर मैं बात करूं तो वो अगर उसको हटाएं कि शॉर्ट टर्म जो कंसर्न है, हमें जो एग्जीक्यूशन करना है FY27 में, हम करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास अभी आज 29,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं टॉप लाइन अचीव करने में। ये ज़रूरी हाँ हो सकता है कि कुछ कॉस्ट पे प्रेशर्स आए, हालांकि हमने सरकार को इस बात का से अवगत करा दिया है कि इस तरह की चुनौतियां हैं और सरकार भी अपनी तरफ से बोल रही है कुछ सपोर्ट करेगी, पर मुझे लगता है पूरा ना भी हो पाए तो भी हमारा जो टारगेट है ओवरऑल 11-12% का, अगर ये चुनौती बहुत लंबी नहीं रहती EBITDA का, वो मोर और लेस इंटैक्ट होना चाहिए। बट देखते हैं आगे ये साल कैसे बढ़ता है। तो ये मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमारी तरफ से कोई अभी चिंता का विषय नहीं है। ओके रोहन, गुड मॉर्निंग। श्रेया दिस साइड। तो आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन आंकड़े देख रही हूँ मैं रोहन जी, फाइनेंशियल 26 में आपने 8,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनफ्लो बताया है और फाइनेंशियल 27 के लिए आपने अभी भी मेंशन किया 10,000 से 12,000 करोड़ का टारगेट दिया है। तो ये क्यों दिया है? क्या बिडिंग इन्वायरमेंट आपको थोड़ा वीक नजर आ रहा है या फिर जो भी अपने कारण बताया जो पॉलिटिकल टेंशन उसके कारण? देखिए, पिछले 2 सालों में तो ऑर्डर बुक सारी इंडस्ट्री की थोड़ी कम रही थी, बट हमने लास्ट ईयर 18,000 प्लस करोड़ के ऑर्डर जीते हैं और इस साल हमें जो आगे की ऑनगोइंग ऑर्डर बुक करनी, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही संयम के साथ ग्रोथ करने के एक टारगेट कर रहे हैं कि एक 10-15% के बीच का ग्रोथ रखेंगे। उसके लिए हमें उतनी ही ऑर्डर बुक चाहिए 10 से 12-15,000 करोड़ के बीच की। तो वो हमारे लिए इस समय कोई ऐसी चुनौती नहीं है, क्योंकि 1 लाख करोड़ प्लस के ऑर्डर्स बहुत अवेलेबल हैं। और हम क्या है, एज अ EPC कंपनी हमारे पास 13-14 वर्टिकल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ऑर्डरों की भी चुनौती नहीं है आगे जाते हुए, जो मुझे ऐसा आज की जगह यहाँ पे जब बैठ के लग रहा है। बाकी एग्जीक्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ठीक चल रहा है। अच्छा रोहन जी, अपनी बॉटम लाइन और अपने मार्जिन्स को सिक्योर करने के लिए एफर्ट्स क्या करेंगे आप, है ना? क्योंकि आप 11 to 12% के मार्जिन्स पे भी काम कर रहे हैं, लास्ट रिपोर्टेड मार्जिन्स यहीं पर हैं। ये किस ट्रैजेक्टरी में आप देख रहे हैं कंसिडरिंग कॉस्ट एनवायरनमेंट? और एक और बात है, आपने कर्ज घटाने को, डेट रिड्यूस करने की बात भी कही है। अभी आपका ईयरली जो नेट इंटरेस्ट बर्डन है वो कितना है? बाय 27 आप अपने नेट इंटरेस्ट बर्डन को कितना कम कर पाएंगे? देखिए, हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट पे आप बढ़ाने और रोकने की आप कोशिश कर सकते हो कि कितना भी करना है, पर जो चीज़ें कमोडिटी प्राइसिंग आपके हाथ के बियॉन्ड है, उसमें आप एक नियमित चीज़ ही है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब पर अगर मैं बात करूँ, हम अपनी तरफ से सारे अलग जितनी एफिशिएंसीज हैं वो हमेशा कोशिश कोई भी कंपनी करती है, तो हमारा भी वो कोशिश जारी है। मैं अगर डेट की बात करूँ तो डेट भी कंपनी का आज करीबन 1800 करोड़ के आसपास का है, जिसको हम करीबन 600 से 800 करोड़ इस साल कम करने वाले हैं। आज से 5 साल और तो करीबन पहले हमारा डेट इसका दुगना होता था। हमने इस समय में सारा जो इक्विपमेंट डेट होता है वो पूरा खत्म कर दिया है। तो आज मेरे इक्विपमेंट पे कोई डेट नहीं, पर मेरे पास इक्विपमेंट ग्रॉस ब्लॉक करीबन 3,500 करोड़ का है और नेट ब्लॉक करीबन 800 करोड़ का आसपास का है, पर रियल वैल्यू इसके बीच की कहीं की है, तो वो भी आज कंप्लीटली डेट फ्री है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो आज हमारे पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो आता है बर्डन, एक तो डायरेक्टली जो मैंने डेट लिया हुआ है उसका आता है, दूसरा मेरी जो बीजीज होती हैं और एलसीज होती है उनका भी एक चार्ज आता है। तो वो दोनों हैं मिलाते हुए करीबन अभी इन दोनों का मैं अगर देख लूँ तो करीबन 400 समथिंग करोड़ के आसपास का वो कॉस्ट आता है, उन दोनों की कॉस्ट मिला के। अच्छा वीरेंद्र जी ने एक और सवाल मार्जिन को भी लेकर किया था, उसको थोड़ा और डिटेल में मैं पूछूं तो आपने फ्यूल और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमने इन्फ्लेशन देखा है, उसके बावजूद आपने फाइनेंशियल 27 में 11-12% EBITDA मार्जिन मेंटेन करने का गाइडेंस दिया। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया और क्या आगे चलकर लगता है आपको इन मूड माहौल में भी मार्जिन आपके सस्टेन रहेंगे? नहीं, मैंने ये ज़रूर कैविएट किया है, बोला है कि देखिए ये जो 11-12% है ये हमने सोच के करके किया था, इस पे थोड़े प्रेशर्स रहेंगे। अब वो कितने प्रेशर रहेंगे, कैसे रहेंगे, इंडस्ट्री आगे कितने टाइम तक इसमें चैलेंज रहता है, ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये तो पूरी वाइडर इकोनॉमी के लिए चुनौती है, हर तरह के सेक्टर के लिए चुनौती है। तो आज मेरा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ जो बता पाऊंगा कि प्राइसिंग कैसे रहेगी, बट हाँ प्रेशर्स थोड़े रहेंगे ज़रूर। चलिए रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, इस फिस्कल के लिए टिप्पणियाँ करी, कैसा रहेगा अगर आप देखें बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉस्ट, मार्जिन्स, डेट रिडक्शन को लेकर अपनी टिप्पणियाँ करी। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर।
अब एक काम करते हैं, इस बातचीत को थोड़ा सा दूसरी तरफ बढ़ाते हैं, मार्केट आउटलुक पे, इन्वेस्टमेंट्स पे बातचीत करते हैं थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। एलके में कैपिटल के डिप्टी सीईओ आलोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये कहते हैं ना कि हमारा दुख कहाँ कम नहीं होता है ना, रोज बरोज एक एपिसोड है ना। लास्ट फ्राइडे तक पोस्ट पॉलिसी जो सरकार ने कदम उठाए, जिसे कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू सिक्योर रुपी, टू डीपन योर बॉन्ड मार्केट, जिसमें बैंकों के लिए एक बड़ा राहत का विषय था, उसको सेलिब्रेट करते उससे पहले अगर आप देखें ये वॉर आ गई है ना, एक बार फिर से शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा है? और एक और चीज़, मतलब एक तो ये है ठीक है ना, हमारी अंडर परफॉर्मेंस, दूसरा वो एआई और चिप रैली का यूएस में हल्का सा कोलैप्स होना। आप कॉस्पी को देखिए, 2 दिन से उनके बिहेवियर को देखिए, वहाँ पर जो इश्यूज हुए हैं, उसके बाद इंडिविजुअल कंपनियों के साथ, ये कलेक्टिव एनवायरनमेंट लग कैसा रहा है? इंडियन मार्केट्स के लिए हम प्लेस कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। आपने सीख कहा कि जहां पे हम जैसे सेट हो रहे थे ग्रोथ के लिए, वहीं जाके सडनली थोड़े ब्रेक्स आ गए, थोड़े जहां पे सेलिंग आ गई। जो 2 सबसे ब्रॉड थीम्स मार्केट में चल रहे हैं, वो एक तरफ में है जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, जो वॉर की क्राइसिस है, जिसके वजह से एनर्जी प्राइसेस काफी बढ़ गए, और उस एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने का हमें वो काफी बड़ा नुकसान होता है इंडिया, क्योंकि हम 88-90% अपने ऑयल्स की रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ग्रोथ की इंजन रही है ग्लोबली, और जहां इन्वेस्टर्स का भी सबसे ज्यादा ध्यान रहा है, वो है एआई रिलेटेड ग्रोथ, और एआई इंजन जो है ग्रोथ के ग्लोबली जो रही है, उसमें जो हाइपर स्केलर्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे मेमोरी चिप्स हो, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स में इंडिया ज्यादा डोमिनेट नहीं करती। इसको डोमिनेट करने वाले कंट्रीज में ज्यादातर यूएस, ताइवान और कोरिया ही हैं। आपने कहा यस, लास्ट कुछ दिनों में कुछ करेक्शंस भी देखे हमने। जाहिर है काफी स्टॉक्स काफी रनअप भी कर चुके हैं, कुछ के वैल्यूएशंस भी हायर हैं, तो इस तरह के करेक्शन जरूर आएंगे। लेकिन अभी भी एक थीम चालू है, इनमें कैपेक्स जारी है। जो हाइपर स्केलर्स हैं, उनका 2026 का स्पेंडिंग का बजट कुछ ना कुछ बढ़ा ही है, क्योंकि जब हाइपर स्केलर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो जो पूरी वैल्यू चेन है, सेमीकंडक्टर से लेके मेमोरी चिप्स, डेटा सेंटर्स, पावर, मेटल्स एंड मिनरल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ जाती है। तो भले इंडिया में हम हाइपर स्केलर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लेकिन डेटा सेंटर्स को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इस साल के बजट में 10 इयर्स की टैक्स हॉलिडे भी दी गई। यहाँ डेटा सेंटर्स बनेंगे। काफी हद तक जो पावर की वैल्यू चेन में जो सेगमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे प्राइसिंग पावर अच्छी है, डिमांड काफी स्ट्रांग है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, एचवीडीसी लाइंस, केबल्स एंड वायर्स, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी, इन सेगमेंट्स में ग्रोथ काफी अच्छी है। साथ ही साथ मेटल्स एंड माइनिंग में हमने देखा, स्पेशली नॉन फेरस साइड, जो कि जिसके डिमांड काफी हद तक एआई और ईवीज पे रहती हैं, वहां पे डिमांड काफी बढ़ रही है, जबकि सप्लाई बढ़ नहीं रही। तो सिलेक्टेड सेगमेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यस, इंडिया का कंट्रीब्यूशन एआई रिलेटेड मार्केट्स में थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। लेकिन ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। इस क्वार्टर में भी हमने देखा निफ्टी 500 ने 16% की ग्रोथ दी है। तो ग्रोथ नंबर्स वापस आ रहे हैं। सरकार के कदम, स्टेप्स जो भी हैं, प्रोएक्टिवली मार्केट्स के लिए सपोर्टिव हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। मैं उसी पर आ रही थी, एफआईज का इंटरेस्ट नहीं है भारत में, तो इंटरेस्ट वापस लाने के लिए सरकार ने तो रेड कार्पेट बिछाया एफआईज के लिए। जिस तरीके से पॉलिसी में हमने बड़े ऐलान देखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टैक्स पर छूट मिली है एफआईज के निवेश में, और साथ ही रुपए को मजबूत करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। इस सब का कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं मार्केट पे? साथ ही ऐसे में अब बैंकिंग स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? शेयर को अगर एक एक करके लें, सरकार ने जो कदम उठाए एफसीआईआर डिपॉजिट्स वगैरह के लिए, उसके लिए यस, एनआरआईज के लिए डेट मार्केट्स थोड़े और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली इन्फ्लोज आ सकते हैं। और सरकार ने टैक्स एटलीस्ट इक्विटी साइड पे तो कुछ कम नहीं किया, तो वो कम होने से और ज्यादा बेनिफिट होता। रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भले सरकार कदम उठा रही है, लेकिन एनर्जी प्राइसेस अगर एलिवेटेड रहे और वेस्ट एशिया प्राइसेस एलिवेटेड रही, तो तब तक थोड़ा सा इम्पैक्ट सेंटिमेंट वाइज नेगेटिव जरूर रहता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस साल के नेगेटिव होने के चांसेस हायर हैं। तो उसको जरूर हमें नेविगेट करना पड़ेगा कि ये एनर्जी प्राइसेस ज्यादा जोर से ऊपर ना चले जाएं।
ग्रोथ नंबर्स की वापस आना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने कहा कि निफ्टी 500 ने 16% की अर्निंग्स ग्रोथ दी, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हायर एनर्जी प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा मार्जिन्स पे, जो कि जाहिर है कुछ हद तक नेगेटिव ही होने वाला है, बट वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे और हम अर्निंग्स ग्रोथ वही 12-13% के ऊपर ला पाएंगे कि नहीं, उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। आपने बैंकिंग सेक्टर के लिए कहा, बैंकिंग सेक्टर में सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि क्रेडिट ग्रोथ 15-16% के ऊपर आने लगी है, वो काफी बड़ा पॉजिटिव है। ओनली थिंग जो उसमें थोड़ा रिकवरी बाकी है वो है डिपॉजिट ग्रोथ 12% के आसपास अटकी हुई है। वो भी अगर 13-14% के ऊपर आने लगे तो वो नंबर काफी अट्रैक्टिव होगा। बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा एफआईज होल्ड करते हैं और एफआईज के लास्ट 2 साल से हमने लगातार सेलिंग देखी है। तो हमारा मानना है दैट ग्रोथ नंबर्स इंप्रूव होते होते और इन 2 साल में काफी हद तक सेलिंग के बाद रिस्क रिवॉर्ड काफी बैंकों में बेटर बन रहा है। उसमें हमारे पेकिंग ऑर्डर में स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स बेटर प्लेस्ड हैं, लेकिन इस वक्त में सिलेक्टेड लार्ज प्राइवेट बैंक्स भी रिस्क रिवॉर्ड में अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये आलोक जी, पूरी मेटल्स, पूरे प्रीशियस मेटल्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब यूएस फील्ड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 4.56 पे जा चुकी हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे में आप मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स पे क्या टिक देंगे? बहुत सारे लोगों ने जनवरी में अपना एक्सपोजर बहुत बढ़ाया था मेटल्स पे, प्रीशियस मेटल्स पे, तब से वो इन द मनी नहीं है। आपका टेक क्या है उस पर? ये प्रेशियस मेटल्स और मेटल्स दोनों ही स्पेस काफी अट्रैक्टिव हैं। अगर मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूं, प्रेशियस मेटल्स, नॉन फेरस और फेरस। सो प्रेशियस मेटल्स एक मॉनेटरी एसेट के रूप में उनकी डिमांड अच्छी रहने के चांसेस काफी हाई हैं। हम एक बहुत ही हाईली लिवर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। पूरी ग्लोबली अगर देखें तो डेट टू जीडीपी करीब करीब 300% पे आ चुकी है, एंड यूएस की भी डेट टू जीडीपी काफी हद तक 125% के ऊपर होने की वजह से काफी ऐसे लेवल्स पे आ चुकी है जहां पे डॉलर की स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। जाहिर है जब कोई क्राइसिस होती है जैसे कि वेस्ट एशिया में हुई, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएं, तो उस वक्त कंट्रीज को डॉलर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अपने हायर एनर्जी प्राइसेस को इमीडिएटली परचेज करने के लिए। उस वक्त में हो सकता है कुछ सेलिंग भी आ जाती है। हमने देखा मार्च महीने में ओवरऑल सेंट्रल बैंकर्स कंबाइंड ने गोल्ड की नेट सेलिंग की थी, बट अगर हम अप्रैल का डेटा देखें तो वापस नेट बाइंग का नंबर है। चाइना की अप्रैल में जो नेट बाइंग रही गोल्ड की, वो दिसंबर 2024 से अभी तक की हाईएस्ट नंबर है। तो जाहिर है कुछ कुछ कंट्रीज ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं स्टांस। ओवरऑल सेंट्रल बैंकर्स की बैलेंस शीट में कंबाइन किया जाए तो गोल्ड की होल्डिंग्स आज की तारीख में यूएस ट्रेजरी से भी ज्यादा है। तो मॉनेटरी एसेट पे हमारा व्यू तो पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट रहा, कुछ हद तक करेक्शंस भी रहे, एक बुल मार्केट में इस तरह के करेक्शंस आते हैं और हमारे हिसाब से बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली है। विद इन जो मेटल स्पेस आता है उसके अंदर जो नॉन फेरस पार्ट है जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे आते हैं, वो सेगमेंट्स का डिमांड काफी हद तक एआई, इलेक्ट्रिफिकेशन और ईवी से जुड़ा हुआ है, एंड वहाँ डिमांड काफी स्ट्रांग है जबकि सप्लाई रैंप अप नहीं हो पा रही, जिसके वजह से वो सेगमेंट में एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ होने की संभावना काफी है। और जो फेरस मेटल्स हैं, आयरन एंड स्टील, वो उनका फेट काफी हद तक डिपेंड करता है चाइना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे। तो हाल एज ऑफ नाउ थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्ड की हुई है चाइना ने, जिसके वजह से फेरस मेटल्स की डिमांड थोड़ी बेटर है, बट वो सिर्फ एक टैक्टिकल प्ले है। ज्यादा स्ट्रक्चरल प्ले आपको प्रेशियस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स में मिलेगा। फेरस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पर रखें थोड़ा फोकस। अच्छा आलोक जी, जेप्टो ने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दी है। कल हमने स्विगी, इटर्नल को भारी गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखा। इस पूरे स्पेस को, क्विक कॉमर्स स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से डोमेस्टिक कंजम्पशन के आंकड़े आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको एक क्विक कॉमर्स स्पेस आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्या व्यू रहेगा? क्विक कॉमर्स स्पेस ने काफी हद तक अच्छा बिजनेस मॉडल रेडी किया है और इंडिया में इस जितना परेशानी सामान लाने में होती है उसको काफी हद तक डिलीवरी को और कन्वीनियंस को एड्रेस करते हुए काफी अच्छे से सक्सेस पाई है। तीनों ही कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं, उनके सक्सेस रेट्स काफी अच्छे हैं। हालांकि वैल्यूएशंस पे एक अलग बात है कि बिकॉज इनके पास सक्सेस फैक्टर है, राइट टू विन है, तो वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा रहते हैं। किस हद तक ये एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शन से दूर रह पाएंगे, जिसके चांसेस काफी हाई लगते हैं हमें, बिकॉज ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, इसके अंदर काफी हद तक पीछे के लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना पड़ता है। तो हमारा व्यू इन तीनों कंपनियों पे पॉजिटिव है, एंड हमारा मानना है दैट क्विक कॉमर्स आने वाले समय में मार्केट कैप और गेन कर सकते हैं। इस पूरे वैल्यू चेन में पहले
सिर्फ एफएमसीजी ब्रांड्स वगैरह जो होते थे वही सबसे ज्यादा पूरे वैल्यू चेन का प्रॉफिट पूल का शेयर ले जाते थे, लेकिन आज के तारीख में बार्गेनिंग पावर इन जो शेल्फ और जो वेयर हाउसेज इनके कोई कॉमर्स वालों की होती है, इनकी बार्गेनिंग पावर काफी हद तक बढ़ गई है। तो इस प्रॉफिट पूल का एक ज्यादा हिस्सा कोई कॉमर्स वाले ले जाने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यू पॉजिटिव है इस पूरे सेगमेंट पे। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे एज वेल। चलिए अब सहज अग्रवाल के पास चलते हैं। सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सहज, निफ्टी बैंक एज पर द स्ट्रक्चर जिस प्रकार से ये अलाइंड था लास्ट वीक शुक्रवार को ही पोस्ट पॉलिसी, अब तक तो वैसे ही रिएक्शन है। कल मेरे ख्याल से क्रूड हमारे पास एक एडवांटेज नहीं था, वो आज था, तो निफ्टी बैंक ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। बात कुछ अलग बास्केट्स कोलैप्स हो रही है, मेटल्स, आईटी, तो बाजार को अभी भी अगर आपको ट्रेड करना है तो शायद आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं है। आप क्या क्या पिक कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे, क्या आपके पास? जी, बैंक निफ्टी की आपने जैसे बात की वीरेंद्र जी, आउट परफॉर्मेंस जरूर बताया इसने, और इनफैक्ट यदि आप डेटा भी देखेंगे तो निफ्टी में शॉर्ट एडिशन हुआ था पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, पर बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंट लॉन्ग साइड का ही एडिशन रहा है। आज के दिन में भी आप पूरा देखेंगे परफॉर्मेंस में तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जी जरूर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, पर ब्रॉडर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाया हुआ है। जो मंथली सेटअप है निफ्टी का, जो हम जून सीरीज के अंदर देख रहे हैं, और ये जो एक्सपायरी का सेटअप है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है। निफ्टी ने आज अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दी, पर 23,260 जो कल का हाई था, एकदम वहीं पे आके दोबारा वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया। मेरा मानना है जब तक वो लेवल नहीं निकलता है तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही रहेगा, और बहुत स्पेसिफिक ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट में 2 पिक्स लिए, एक थोड़ा हमने डिफेंसिव स्पेस लिया है, क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल रहता है और थोड़ा अनसर्टन रहता है तो डिफेंसिव परफॉर्म करता है, तो उसमें सन फार्मा हमें बेहतरीन लग रहा है। करंट भाव पे बाय कर सकते हैं 1755 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 1840 और 1870 तक का टारगेट है इसमें। इसमें हमें लग रहा है एक रैली के बाद में जो स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया था, पुल बैक आया था, वो एक बहुत बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी है, और उसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मान के हम इसको पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो थोड़ा सा एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव है, भारती, इम्यून टू द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जो भी मार्केट में हो रहा है, वैल्यू भी है यहाँ पे। मल्टीपल बॉटम बना है उस स्टॉक का 1730 का, अभी 1800-1810 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। ऊपर की तरफ में हमें लगता है ये 2000 तक जाने की क्षमता रखता है अपने मल्टी बॉटम सपोर्ट वैल्यू प्रोपोजिशन के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी जो इंटरेस्टिंग लग रही है वो फिलहाल के लिए भारतीय एयरटेल, सन फार्मा और भारतीय एयरटेल, ये 2 पिक्स आपकी तरफ से आती हुई इस मार्केट में। अच्छा सहज जी, गुड मॉर्निंग। आज बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, पीएसयूज देख लीजिए या फिर प्राइवेट बैंक्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? अगेन इसमें आई थिंक प्राइवेट बैंक्स के अंदर अपने आईसीआईसीआई बैंक पे जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल दिस स्टॉक इज वेल प्लेस्ड। अगेन इसका यदि आप देखेंगे तो जो हमने एक रैली देखी थी इसके अप्रैल के महीने में, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देके हायर बॉटम बनाए, तो हायर बॉटम हायर टॉप का स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए स्टॉक में बरकरार है। अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है इसमें। 1215 का इसका रीसेंट लो था, जिस लो को मान के आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी 1270 के आसपास का भाव चल रहा है स्टॉक का। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। इनिशियल टारगेट 1300 का रखूंगा, पर 1300 यदि निकल गया तो फिर ये स्टॉक ऊपर में 1370-80 तक के तरफ भी जा सकता है। तो 1215 की स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई भी एक अच्छे सेटअप में फिलहाल के लिए ट्रेड जरूर कर रहा है। ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे कमेंट्स के लिए, आपके व्यूज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम एक विराम देंगे और एक छोटे से अंतराल के बाद श्रेया और आप कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। आपको कोई भी प्रश्न हो, टेक्निकल्स, इन्वेस्टमेंट्स और टारगेट्स को पूछना हो, ज़रूर इस कार्यक्रम में शिरकत हो जाइए श्रेया और कंचन के साथ। नमस्कार।